नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है, जैसे जो चल रहा था इकोलॉजी में, उसमें नेक्स्ट है आर्द्रता। आर्द्रता मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमिनिटी। आर्द्रता में क्या हो गया? ह्यूमी। दोस्तों, इसमें टॉपिक क्या है? आर्द्रता, जो कि होता है ह्यूमिडिटी। तो इसमें हम देखते हैं कि वायु में उपस्थित जल वाष्प। अब देखिए, पॉइंट देखिएगा कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता तथा आर्द्रता अथवा वायुमंडलीय नमी कहते हैं। देखिए, आर्द्रता क्या होता है? जो कि हमारे हवा में पानी होता है, पानी की मात्रा होती है, उसी को हम आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। आर्द्रता को निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी स्थान पर वायु की प्रति इकाई में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाती है। जबकि किसी ताप और दाब पर वायु के आर्द्रता सामर्थ्य, नमी धारण करने की क्षमता तथा वायु में उपस्थित आर्द्रता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। वायु में उपस्थित आर्द्रता के अनुपात को क्या कहा जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता। तो दोस्तों, जो पॉइंट है इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता का जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, क्योंकि वाष्पीकरण की मात्रा, संघनन, वर्षा की संभावना एवं मौसम के शुष्क एवं नम होने में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसके साथ ही पादप एवं प्राणियों की उपलब्धता एवं वितरण के निर्धारण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है, यह है जल, वाटर। तो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ जल है, जो कि जीवों में संसाधन, पारिस्थितिकी या आवास के रूप में प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है। बिना जल के परितंत्र की क्रियाशीलता संभव नहीं है। पानी का आवश्यक अंग पार्ट है, यह हम सब जानते हैं। अब देखिए, जल विभिन्न रूपों में पृथ्वी एवं उसके वायुमंडल में उपलब्ध है, जो पृथ्वी को एक विशेष ग्रह का दर्जा प्रदान करता है तथा उस पर रहने वाले समस्त सजीव प्राणियों को जीवन जीने का आधार प्रदान करता है। जल चक्री माध्यम से वातावरण में पहुंचता रहता है तथा जल वाष्प के रूप में वातावरण में विद्यमान रहता है। किसके रूप में? तो कई बार यही पूछ लेता है प्रश्न कि जल जो है वातावरण में किस रूप से पहुंचता है, यही प्रश्न उठा लेता है। देखो, हम पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान आपको नहीं आएगा। तो याद रखिएगा कि जल चक्री माध्यम से वातावरण में पहुंचता है, प्रश्न यही से उठा लेगा। अब देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जल में आंशिक रूप से घुली रहती है। देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें आंशिक रूप से जल में घुली रहती है। स्टेटमेंट दे देगा किसमें से कौन सी गैस घुली रहती है। देखिए कि एक कोई नहीं और एक और दे देगा। तो याद रखिएगा कि आंशिक रूप से जल में घुली रहती है। जल के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति वायु से तथा जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। जल के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति वायु से तथा जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। अब देखिए, नेक्स्ट है ऊर्जा संघटक। ऊर्जा संघटक, एनर्जी कंपोनेंट। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? सूर्य है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा एकत्र करते हैं और उसे अन्य जीवों हेतु सुलभ बनाते हैं। पृथ्वी के तल पर प्राप्त होने वाली संपूर्ण सौर ऊर्जा को सूर्यातप या सौर विकिरण सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन कहते हैं। कई बार इसकी डिफिनीशन यहाँ लिख देगा और इसके पूछ लेगा कि यह क्या है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा एकत्र करते हैं और उसे अन्य जीवों हेतु सुलभ बनाते हैं और पृथ्वी के तल पर प्राप्त होने वाली संपूर्ण सौर ऊर्जा को सूर्यातप या सौर विकिरण कहते हैं। तो यही डिफिनीशन दे करके पूछ लेगा है क्या है। तो याद रखिएगा, सौर ऊर्जा पृथ्वी के तापमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पृथ्वी के सभी जीवों, क्रियाकलापों और भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। ऊर्जा संगठक के अंतर्गत प्रकाश तथा
तापमान भी सम्मिलित किया जाता है। याद रखिएगा, प्रकाश तथा ताप भी सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ देखिए, फिर आपका जो लाइट है, प्रकाश एक महत्वपूर्ण जल वायवीय कारक क्लाइमेटिक फैक्टर है तथा समस्त जीवधारियों के लिए सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं तथा जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए, इसमें दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य कितनी है? तो यह है 400 से 700 नैनोमीटर। याद रखिएगा, 400 से 700 नैनोमीटर होती है। इससे प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन पर कहते हैं। याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ लेता है। दृश्य प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो पाती है। दृश्य प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव, मतलब इतनी जब तरंग दैर्घ्य रहेगी तभी पौधा अपना भोजन बना पाएगा। अधिकांश परावैंगनी किरणें समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं तथा इसका कुछ भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। अब देखिए, जो तरंग दैर्घ्य के आधार पर परावैंगनी तरंगे अल्ट्रावायलेट रेज 3 प्रकार की होती हैं। पहला देखिए अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। तो इनकी देखिए 315 से 400 नैनोमीटर लेंथ होती है ए की, और बी की होती है 280 से 315, और सी की होती है 100 से 280। इनमें केवल अल्ट्रावायलेट ए ही पृथ्वी तक पहुंचती है, जबकि अल्ट्रावायलेट सी एवं अल्ट्रावायलेट बी की अधिकांश मात्रा वातावरण द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। अल्ट्रावायलेट सी तथा अल्ट्रावायलेट बी विकिरणों का सभी जीवों पर अत्यधिक घातक प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? अत्यधिक घातक प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि अल्ट्रावायलेट सी और अल्ट्रावायलेट बी बहुत ज़्यादा जो है ये डेंजरस है। अब देखिए, प्रकाश का प्रभाव इफेक्ट ऑफ लाइट। अब देखिए, यह पादपों पर क्या पड़ता है और जंतुओं पर क्या पड़ता है। तो देख लेते हैं, पादपों पर प्रकाश का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स। प्रकाश के गुण, मात्रा तथा अवधि का प्रभाव पौधों पर पड़ता है। नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम, वेरी इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम तथा लाल रंग में अधिक होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप सब याद रखिएगा कि प्रकाश के गुण, मात्रा तथा अवधि पर प्रभाव पौधों पड़ता है। तो नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम होती है और लाल रंग में सबसे अधिक होती है। तो यह याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न यही से उठाएगा। पढ़ तो लोगे, लेकिन कहाँ आपको फोकस देना है वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। प्रकाश द्वारा ही पौधों में वाष्पोत्सर्जन, गति, वृद्धि, प्रजनन, अब देखिए इसमें पुष्पन, बीजन एवं अंकुरण आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं। पोषण एवं फलन को प्रकाश की अवधि नियंत्रित करती है। पौधों में प्रकाश की दिशा की और प्रकाश अनुवर्तन गतियां होती हैं। प्रकाश की दिशा की और प्रकाश अनुवर्तन क्या होती हैं? गतियां होती हैं। प्रकाश पौधों में वृद्धि कारक जैसे हार्मोन्स, मतलब ऑक्सिन के उत्पादन को नियंत्रित करता है। अभी देखिए स्टेटमेंट में प्रश्न आएंगे, तो इसलिए इसको याद रखिए। प्रकाश पौधों में वृद्धि कारक हार्मोन्स के उत्पादन को नियंत्रित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप पौधों की लंबाई, आकार एवं आकृति में परिवर्तन होता है। बीजों के अंकुरण में लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है। देखिए, जो बॉक्स में लिखे प्रश्न हैं इनको जरूर आप सब ध्यान दीजिएगा कि बीजों के अंकुरण में लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है। अब पुष्पन की क्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक प्रकाश की मात्रा को दीप्तिकालिता या फोटो एरियोडिज्म कहते हैं। दीप्तिकालिता क्या कहते हैं? दीप्तिकालिता।
अब देखिए यहाँ पे आता है कि जंतुओं पर प्रकाश का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स, जंतुओं के उपापचय, गैसीय अनुक्रियाएं एवं लवणों की घुलनशीलता पर प्रकाश का सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर विभिन्न एंजाइमों की क्रिया तथा लवणों की घुलनशीलता बढ़ जाती है, जिससे जंतु अधिक फुर्तीले एवं सक्रिय नजर आते हैं। सक्रिय नजर आते हैं। अब प्रकाश जंतुओं के शारीरिक आवरण, जंतुओं के शारीरिक आवरण से त्वचा पर बाल में प्रवेश कर उन्हें उत्तेजना, सक्रियता, आयनीकरण और विभिन्न शारीरिक कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म की उष्णता का कारण बनता है। पराबैंगनी किरणें विभिन्न जीवों के डीएनए में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन भी कर सकती है। प्रकाश जंतुओं के शरीर एवं रंग को भी प्रभावित करता है। जल में रहने वाले जीवों की त्वचा तुलनात्मक रूप से रंगहीन एवं आंखें निष्क्रिय हो जाती हैं। भूमंडल के विभिन्न भागों में प्रकाश की तीव्रता एवं उपलब्धता के अनुसार ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब देखिए, विभिन्न जीवों में परिवर्धन का तीव्र एवं धीमा होना और उनकी चालन गति, लोकोमोशन पर प्रकाश का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उदाहरण, केकड़े का लार्वा प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर अधिक गतिशील हो जाता है। अब देखिए, इसमें प्रकाश की दीप्तकालिता अनेक पंछियों एवं स्तनधारियों के प्रजनन, प्रवास तथा उनकी शारीरिक संरचना में ऋतुनिष्ठ परिवर्तन लाती है, जो उनके जीवन चक्र को नई स्फूर्ति देती है। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर, तापमान। तापमान ऊर्जा का एक रूप है जो किसी पदार्थ को गर्म या ठंडा होने का परिमाण होता है। वातावरण में ताप का मुख्य स्रोत सूर्य है, जबकि पृथ्वी के भीतर ताप का स्रोत ज्वालामुखी लावा है। अक्षांश, स्थल आकृति, ऊंचाई, वनस्पति तथा ढाल आदि भौगोलिक कारक तापमान को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर तापमान लवणता, ताप ह्रास दर, लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहलाती है, जो कि औसतन प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ताप ह्रास दर कितना है? औसतन 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का नुकसान होता है। जीवों पर तापमान का प्रभाव। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एनिमल। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एनिमल, न्यूनतम तापमान पर पौधों को उपापचयी क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं, किंतु उच्चतम तापमान पर ये क्रियाएं अपनी अधिकतम गति के साथ घटित होती हैं, जो पौधों के विकास के लिए लाभकारी होती हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वोत्तम तापमान 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ती है, परंतु एक निश्चित तापमान के पश्चात दर घटने लगती है। अब देखिए, इसमें आगे हम देख लेते हैं प्राणियों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन, माइग्रेशन, प्रवासन, भ्रूणी परिवर्धन, एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट था अन्य क्रियाएं तापमान के अन्य अजैविक कारकों जैसे आर्द्रता, वायु वाष्पीकरण आदि के साथ होने वाली अंतःक्रिया के कारण प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित होती है। तापमान की सहनशीलता के आधार पर प्राणियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसे देखिए, एक है पृथुतापी और दूसरा है तनुतापी। पृथुतापी प्राणी वातावरणिक ताप के बृहद परास को सहन कर सकते हैं, जैसे मनुष्य, भेड़ आदि। इसके विपरीत तनुतापी प्राणी तापक्रम के कम परास को सहन करने में सक्षम होते हैं, जैसे सरीसृप, प्रवाल आदि। अब देखिए, पर्यावरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं हैं। पर्यावरण की विशेषताएं देखिए क्या क्या है। अन्य अन्य आश्रित, जो अन्य पे आश्रित हो, सीमित क्षमता, जटिल संबंध। अन्य अन्य आश्रित मतलब एक दूसरे पे जो आश्रित हो, सीमित क्षमता हो और जटिल संबंध है, कॉम्प्लेक्स रिलेशन। अब देखो, अन्योन्याश्रितता मतलब जो अन्य पे आश्रित, परस्पर निर्भरता के कारण किसी जीव का अस्तित्व अन्य असंख्य जीवों के अस्तित्व पर निर्भर करता है, जो परस्पर आश्रित एवं अंतर संबंध होते हैं। वस्तुतः इस दृष्टि से मानव भी स्वतंत्र नहीं। जैसे यदि पेड़ पौधे, मृदा, सूक्ष्म जीव आदि अपना कार्य बंद कर दे, तो मानव सहित विभिन्न जीवों का समाप्त होना निश्चित है। जैसे पादपों द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करना, सूक्ष्म जीवों द्वारा विभिन्न पोषक तत्वों का अपघटन एवं स्थिरीकरण करना। इसी प्रकार उपभोक्ताओं
प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी का न होना भी उत्पादकों के अस्तित्व को अस्थायी कर देगा। परिणाम स्वरूप जैव विविधता में ह्रास होगा तथा पोषक तत्वों के असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल एवं विभिन्न पोषक चक्रों एवं परितंत्रों का उपस्थिति पर्यावरण के अन्य अन्योन्याश्रितता, मतलब जो अन्य पे आश्रित होते हैं, अन्य पे आश्रित होते हैं, सिद्धांत के प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस प्रकार मानव एवं पर्यावरण भी परस्पर इंटरडिपेंडेंट है। सीमित क्षमता, पौधे निश्चित मात्रा में सूर्य किरणें ग्रहण करते हैं और एक निश्चित सीमा तक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह जटिल संबंध पर्यावरण में जीवों एवं तत्वों की इंटरडिपेंडेंट जो है अन्योन्याश्रितता और उनकी सीमित क्षमता के संबंध में जटिल बना दिया है, जहां कोई भी तत्व स्वतंत्र नहीं है। पर्यावरण में दृश्यमान वस्तुएं वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। उनकी संरचना, अंतर्क्रियाएं एवं उनका अन्य से संबंध उन्हें अधिक जटिल बना देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम इसी के नेक्स्ट श्रृंखला के साथ। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लिए। इससे अवश्य आप सबको लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।